Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Divyanshi Singh. I'm selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे जो भी यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपके मेंस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जिन एरिया से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं एंड विच आर ट्रिकी वंस. वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे फ्रॉम ज्योग्राफी ऑप्शनल. यहाँ पे हमारी कवरेज इस तरीके से होगी कि वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, एंड थ्रू दैट वी विल बी कॉम्प्रिहेंसिवली ट्राइंग टू कवर जो भी टॉपिक है उसको यहाँ पर, राइट. यहाँ पर आपको इसके अलावा इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर ज्योग्राफी ऑप्शनल फ्रॉम द वेरी बेसिक, तो स्टडी IQ के ऐप पर आपको यूपीएससी ऑप्शनल ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है. आप वहाँ पर जा कर के इसको ले सकते हैं. नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल, सो यू कैन विजिट द ऐप अगर आपको फाउंडेशन बेसिक से जाके ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करनी है. द टॉपिक फॉर दिस लेक्चर विल बी इंडियन मानसून. ये इंडियन मानसून का जो टॉपिक है, दिस इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर योर बोथ पेपर 1 में. आपका पेपर 1 में इट कम्स अंडर क्लाइमेटोलॉजी, राइट, एंड पेपर 2 में इट कम्स पेपर 2 में भी जो हमारी पहली यूनिट है, यूनिट 1 इंडियाज़ फिजियोग्राफी, उसका पार्ट है, राइट, rainfall distribution and rainfall in India. We know that majority of the rainfall in India, it happens in 4 monsoon months. Yes, Indian monsoon becomes important आपका दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए. एक बारी नज़र डाल लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, राइट. विद ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इंडिया. एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द मानसून. Describe and account for the world distribution of monsoon climates. Bring out the significant differences between each of them. यहाँ पे ये आपसे इंडियन मानसून के ओरिजिन की पर्टिकुलर रेफरेंस उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है. उसके अलावा वर्ल्ड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कहाँ पे मानसून आपको मिलता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, राइट. सम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, देन साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में इंडिया, राइट. यू हैव टू टॉक अबाउट दैट. देन सम सूडो मानसून क्लाइमेट्स आर ऑल्सो देयर, आपको यहाँ पे उनके बारे में भी बताना पड़ेगा. एंड देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ईच ऑफ देम. सूडो मानसून्स क्या है, ट्रू मानसून्स क्या है, राइट. तो ट्रू मानसून्स जहाँ पे आपको सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से दिखेगा, तो दोज आर ट्रू मानसून्स. सूडो मानसून्स में इट अपीयर्स, राइट, तो कंप्लीट नहीं होगा बट देन देयर विल बी. आपको यहाँ पर इस तरीके से बात करना पड़ेगा. ये आपको सूडो मानसून्स गल्फ ऑफ गिनी कोस्ट पे भी आपको ये देखने को मिलता है, राइट. देन राइट शॉर्ट नोट mountains as climatic barriers and their effects on Indian monsoon. Again, it is talking about the distribution of Indian monsoon. It is talking about the distribution of monsoons. मानसून्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. एक है रिलीफ, राइट. व्हाट इज़ द रिलीफ ऑफ द पर्टिकुलर एरिया. एक तो हो गया आपका रिलीफ. दूसरा स्पेशियल डिस्टेंस फ्रॉम द सी. समुद्र से जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा जो है कम रेनफॉल होगी, उतनी कम रेनफॉल होगी. अगेन नाउ इट इज़ टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स एज क्लाइमेटिक बैरियर्स. ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करनी है, राइट. एंड इन दिस यू विल टॉक अबाउट कि कैसे माउंटेन्स जो हैं दे एक्ट एज बैरियर्स, राइट, एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून. आप यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की बात करो. वेस्टर्न घाट्स हाई एलिवेशन इज देयर. वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न मार्जिन पे देयर इज वेरी हाई रेनफॉल, राइट. तो यहाँ पे आप इसकी बात करो. उसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट शिवालिक माउंटेन्स, शिवालिक माउंटेन्स के फुटहिल्स पे देयर आर वहाँ पे आपको रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ एलिवेशन, राइट, बिकॉज माउंटेन्स आर एक्टिंग एज बैरियर्स ओवर देयर. उसके अलावा आपको फुटहिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में हिमालयाज हैं, वहाँ पर बारिश देखने को मिलती है. देयर ऑल्सो माउंटेन्स आर एक्टिंग एज बैरियर्स. पूर्वांचल हिल्स हो गया, वहाँ भी माउंटेन्स आर एक्टिंग एज बैरियर्स. दीज आर द रीजन्स विच एक्सपीरियंस वेरी हैवी रेनफॉल, राइट. देन हैवी रेनफॉल एरियाज में जो एरियाज आते हैं जैसे कि जो शिवालिक माउंटेन्स हैं उनका जो फुट हिल्स है, तराई रीजन,
वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है बिकॉज अगेन देर आर माउंटेन्स विच एक्ट एज बैरियर. बट यहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल नहीं होती. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज़ हायर, राइट, बट स्टिल देर इज़ हैवी रेनफॉल. सो यहाँ पर आप ये अलग अलग जगह इन इंडिया उसका मैप दिखा दो, मैप बना दो एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन. विल टॉक अबाउट दैट, राइट. सो दिस you have to talk about. Then analyze the mechanism of Indian monsoon. So again, it is talking about the origin of monsoon, right? How the monsoon originates, how it is distributed, what are the spatial and temporal variations. So spatial variation is that only कि space में monsoon कैसे vary कर रही है, right? There are areas which experience very heavy rainfall in India like Western Ghats का western margin, Andaman and Nicobar Islands, शिवालिक हिमालयाज का foothills, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वाला जो माउंटेनस रीजन है. सो देर आर वेरी हैवी रेनफॉल. And then there are regions like northwestern part of India, right? Part of Kutch in Gujarat, Ladakh region. So there is very minimal rainfall. So what are the different reasons? What की space में ये monsoon का distribution vary करता है. Then time में भी it varies. कि why only in 4 months this monsoon is concentrated. So again you have to talk about the temporal variations also. Then explain some of the important theories of the origin of southwest monsoon. So here also जब हम mechanism of Indian monsoon, ये जो थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, इसमें भी जब हम बात कर रहे हैं कि mechanism of Indian monsoon क्या होगा, we'll talk about some theories, right? There are theories, some thermal theories हैं, some dynamic theories are there. उनका रेफरेंस हमें इन ओरिजिन ऑफ मॉनसून पहले क्वेश्चन में भी देना पड़ेगा, तीसरे क्वेश्चन में भी देना पड़ेगा. एंड इस क्वेश्चन में तो द क्वेश्चन इज मोर डायरेक्ट. इट इज डायरेक्टली आस्किंग यू explain some important theories of southwest monsoon in India, right? And evaluate the impact of its characteristics with occurrence of floods and droughts. So यहाँ पे floods and droughts की बात की है, तो obviously you will have to talk about the teleconnections also, meteorological teleconnections like El Nino है, La Nina है. So in La Nina year we see that there are excessive rainfall in India, but in El Nino year we see that there are deficient rainfall. So you will also have to talk about El Nino and La Nina, and then what are its impact. So अगर हम impact की बात करेंगे तो हम impact, अगर rainfall है तो उसका impact हम देखेंगे social sector पे क्या पड़ता है, right? Physical sector, physical एसेट्स पे कैसे पड़ता है इंडिया में, वो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा, राइट? तो यू हैव टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, कंज्यूमर्स पे क्या इम्पैक्ट है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट है, हमारे जो फिजिकल एसेट्स हैं, नेचुरल एसेट्स हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट है, राइट? बोथ फ्लड्स एंड ड्राउट्स का इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. तो वहाँ पे आपको मैप बना करके दिखाना पड़ेगा इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? सो यू हैव टू शो दैट. देन अगला क्वेश्चन है, discuss the major characteristics of Indian monsoon with special emphasis on the causative factor. So ये question है आपका पेपर 2 का. Again यहाँ पे आपको causative factors पूछे. So again you have to talk about the origin, you have to talk about the mechanism, right? And then what are the features of Indian monsoon? कि there is sudden onset, then there are also breaks in monsoon, then there is the spatial and temporal variations, right? Inter-annual variations are there, intra-seasonal variations are there. So these are the characteristics of Indian monsoon. तो वो उनके बारे में आपको बताना है. एंड ऑल्सो व्हाट आर द रीजन्स कि क्यों ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों मानसून ब्रेक्स हैं, क्यों देर आर सडन ऑनसेट ऑफ मानसून, राइट? क्यों हमें मानसून मार्च अप्रैल में देखने को नहीं मिलती, बट डिस्पाइट दैट कि तब भी टेम्परेचर्स जो हैं वो वार्म होते हैं. तो अगेन यू हैव टू टॉक अबाउट दैट. देन डिस्कस द रीसेंट थ्योरीज पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून. तो यहाँ पे आपको जो भी थर्मल और डायनेमिक थ्योरीज है उनके बारे में बात करना है. इल्यूसिडेट द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून. अगेन यहाँ पे आपको ओरिजिन की बात करनी है. एक्सप्लेन द ओरिजिन, मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ समर मानसून इन इंडिया. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दे आर मोर और लेस टॉकिंग अबाउट ऑन द सेम थीम, राइट? मोस्टली दे आर स्ट्रेसिंग ऑन द ओरिजिन और द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन ऑफ मानसून्स, right? Then they are also talking about the distribution, how it is distributed. So यहाँ पे आपको spatial distribution पूछा है and temporal distribution पूछा है, right? Then impact, अगर मानसून सही नहीं होता है तो उसका impact क्या पड़ता है, right? Impact
on different sectors of economy, on different sections of society, right, on government, on consumers, on economy. So आपको उसके बारे में बात करना है. So इन्हीं broad themes पे हमें देखने को मिलता है कि questions are being asked, right. Then आपको distribution में ये variations की बात करें. So again there is one area, impact of climate change. क्या होगा on monsoon? We have seen that variability of Indian monsoon has increased all the more, right. The climatic extremes are increasing. Rainfall that has become more, rainfall is now occurring in a shorter span of time, so it is becoming more erratic. It is not well distributed. थोड़ी देर में ज़्यादा बारिश हो जाती है rather than कि एक लंबे पीरियड में धीरे धीरे बारिश होती रहे. So उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? रन ऑफ बढ़ जाता है, सॉइल इरोजन होगा, right. So you have to talk about that. Discuss the mechanism and origin. Again the same question is there, and explain the role of El Nino on monsoon circulation. So यहाँ पे you can see that this question was asked. This question, this evaluate the impact of its characteristics with occurrence of floods and droughts in different parts of country. Again ये जो यहाँ पे ये वाला question है and ये वाला question है, they are actually talking about, now यहाँ पे this is talking in terms of drought, because El Nino years में generally we have droughts because there is deficient rainfall, right. So the questions are more or less on the same theme, बस question की language अलग होगी, and how you have to write it, how you have to structure your answer, that will vary depending upon what are the keywords which are there in the question, right. किस तरीके से आपको question में पूछा गया है. Then give reasons as to why there is rainfall variability. Now we have talked about कि rainfall has become more variable in India, right. Why it has become more variable. Now monsoon is not a simple thing, right. It's not a simple climatic phenomena. It's a very complex phenomena, and still we are not able to have complete clarity as to what all factors are responsible. We know some of the factors which are responsible in causing monsoons, but we exactly don't know what different factors are there which actually make prediction of monsoon more difficult, right, and which makes it all the more variable, right. So we'll talk about what all are the factors which actually cause variability in monsoon, but again that is not conclusive, that list is not exhaustive, and we still are not able to decode all the factors which are responsible in increasing the variability. So you have to talk about that, then mention some of the theories which talk about कि there is Halley's concept. So वहाँ पर differential heating of land and water, so that theory could not explain some of the concepts. Then there is Fawn की theory, so that also could not explain some of the aspects. Then there is jet stream theory. So these are that's how you say that there are different theories that try to explain the variability, but still there are other factors like El Nino, like ENSO, Indian Ocean Dipole, MGO, MJO. So these are different factors which actually make monsoons more variable. Atlantic Ocean में कैसे warming हो रही है, Antarctic Ocean में क्या temperature है, all of that, it actually impacts the conditions in the tropical areas, right. Then explain the origin, progress and retreat of Indian monsoon and discuss its impact on economy. So again, questions are mostly from what themes? One is the origin or the mechanism, right. Then distribution, spatial and temporal. Then it talks about the variability of monsoons. So again you have to talk about the factors affecting Indian monsoon, right. Then features of monsoon, what are the features of monsoon. Then monsoons are variable, तो उसका impact क्या पड़ेगा, impact of variability in monsoon. सो यहाँ पे आपको अगर सिर्फ इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी पूछा है तो आपको इकॉनमी में रेस्ट्रिक्ट होकर के अपने आंसर को लिखना है. इफ़ इट इज़ आस्क्ड नॉर्मल इम्पैक्ट तो आपको और भी एरियाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी बात करना पड़ेगा, राइट.
So we'll be starting with the question that was asked in 2020 mains examination. Explain how various factors they influence the origin and development of Indian monsoon. So you can see here again, this is a question which is very much repeated. It is simply asking you the origin and the development of Indian monsoon, how it develops, how it is distributed. So it is only asking you the same thing. So you can see these are all previous year questions and how this question is repeated, right? So यहाँ पर what things you can write in this exam, obviously there is this structuring which is more important, how you are structuring your answer, that actually fetches you 1-2 marks extra, right? So always focus. Now see, this is a very static टॉपिक, राइट? आप इसको कितना ज़्यादा रेलिवेंट बना सकते हैं, आप इससे कितना ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं, वो अगेन डिपेंड करेगा आपने किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है, राइट? हाउ वेल यू हैव स्ट्रक्चर्ड इट. एंड इस तरीके के जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, यू नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सो ऑलवेज हैव समथिंग, some data or some case study with you which actually can fetch you more marks, some contemporary examples you can give, right? To show that yes, there is gravity in your answer, you are like you are very well explaining what you want to convey, right? So that's how you have to structure your answer. So intro, main body, where you have to put in diagrams, that all becomes very much important. So diagrams are very important in any such kind of answers. आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल से आपको डायग्राम्स बनाने ही बनाने हैं, राइट? सो अगर हम इंडियन मानसून की बात करें, सो देयर आर मानसून्स होते क्या हैं जनरली? मानसून्स आर लार्ज स्केल विंड सिस्टम दैट शोज सीजनल रिवर्सल, राइट? अगर हम देखें, सो इन द समर मंथ्स वी हैव साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, इन द विंटर्स वी हैव नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, राइट? सो देयर इज with season differences, these monsoon winds are reversing their directions. So you can talk about, now it is only asking you the factors influencing. So you have given one line on what is monsoon, and then there are several factors which actually influence the Indian monsoon, which make it highly complex. So you are giving a hint in the introduction that the monsoon systems are highly complex and we still don't have the conclusive idea of as to what all are the factors which are actually responsible. We have some idea but not complete idea, right? So in main body you have to talk about, you have to stress upon, now it is talking about you explain. So you have to give examples, you have to explain with theories if there are any, right? Ki how this origin and development of Indian monsoon is happens, right? So यहाँ पे आपको origin पे ध्यान देना है and development पे ध्यान देना है. So main body पे आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? Factors which are influencing the origin of Indian monsoon and factors which actually affect the development of Indian monsoon, right? तो हम एक एक करके बात करते हैं कि what are the factors which influence the origin of Indian monsoon. So यहाँ पर हम theories का इस्तेमाल कर सकते हैं, right? जो theories हम पढ़ते हैं पेपर 1 में क्लाइमेटोलॉजी वाली यूनिट में, राइट? सो उसमें जो थ्योरीज पढ़ते हैं आप उनका रेफरेंस दीजिए यहाँ पर. सो ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून में एक हेलीज थ्योरी है ऑन डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, राइट? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो हेली की थ्योरी है दैट सेज दैट इफ दिस इज योर लैंड and this is sea, right? So these land and sea, water and land, they have different specific heat, right? Water, it actually loses heat in a longer period of time and it actually gains heat in a longer period of time. So it becomes hot, it takes time for that, and it also becomes cold. For that also it takes more time compared to land. It easily, अगर temperatures ज़्यादा बढ़ेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगी land, टेम्परेचर ठंडे होंगे तो जल्दी ठंडी हो जाएगी कंपेयर टू सी, राइट? सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग समर्स? ड्यूरिंग समर्स वी नो दैट द टेम्परेचर्स आर हाई. सो व्हेन टेम्परेचर्स आर हाई, लैंड will comparatively become more warmer, it will be more hotter compared to the water because its specific heat is less. So ये जल्दी गर्म हो जाएगी. So यहाँ पर क्या होगा? There would be low pressure developed. तो यहाँ लो प्रेशर होगा एंड रिलेटिवली लैंड के रिलेटिवली सी पे हाई प्रेशर होगा, राइट? सो वी नो कि नाउ विंड्स दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो ये इस तरीके से देयर विल बी
there will be movement of winds, right? So now we can see that these winds are onshore. So these are onshore winds, right? So they will cause rainfall, right? And during winters, what happen? During winters, what happen? At sea, there is comparatively land. It gets cooler easily compared to sea. So relatively sea will have low pressure and land will develop high pressure. So what happens? यहाँ पे the winds they start moving from high pressure to low pressure, right? So here in winters the winds are offshore. So this was the thermal concept of Halley, right? So we know that there are two different concepts. One is theories जो है, एक thermal concept है, and then we have this dynamic concept. So thermal concept में there was this Halley that has given differential heating of land and sea. It actually causes monsoon. So ये इनकी theory है. उसके अलावा there is air mass theory of Fawn. It is Fawn, not John. So Fawn इनकी भी एक तरीके से जो है थर्मल कॉन्सेप्ट का ही मॉडिफाइड वर्जन है. अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट हैपेंस, Fawn के हिसाब से according to Fawn, what is the condition? Ki in summers, right? This is the condition of winters and this is the condition of summers. May, June onwards. The position of ITCZ is not on the Indian peninsula before May and June, right? It is southwards. It is located southward. It is not on the Indian peninsula. But as summer approaches, what happens? These pressure belts, they migrate northward. So as these pressure belts are migrating northwards, what happens? The position of this ITCZ is positioned on India. So this ITCZ, it actually gets established on India, right? Now when this ITCZ is established on India, what will happen? Earlier what happened? When ITCZ was more or less on the equator, these trade winds were actually converging at the equator. These were converging at the equator. But now what happens when this ITCZ is located on this Indian peninsula because of the northward migration of pressure belts? Why? Because of the change in the relative position of the sun, right? So यहाँ पर these winds which were earlier converging at or near the equator will now move towards ITCZ for convergence, right? So what will happen? Equator is somewhere below, right? And these are the trade winds. So these are the trade winds which actually get deflected at the equator because of the Coriolis force, right? They get deflected towards the right and then they move towards Indian peninsula like this. So these are what? These south west monsoon winds are actually modified trade winds. These are actually modified trade winds. And why they actually modify? Because the ITCZ की जो position है that is positioned on the Indian peninsula at this time, right? And that is why we see these monsoon winds in the summer months, right? So this was the concept of Fawn. So according to this air mass theory of Fawn, this is the reason for Indian monsoon. But again, यहाँ पर this theory it cannot explain monsoon breaks, right?
the breaks which are there in Indian monsoon, this theory cannot explain that. So again, it is not a conclusive theory which can explain, though yes, ITCZ is positioned on the Indian peninsula, so it is correctly explaining some of the factors which are there. कुछ हद तक ये समझा पा रही है कि हाँ this happens, but it cannot explain everything. We see that हमें पूरे 4 महीने लगातार बारिश देखने को नहीं मिलती है, राइट, एंड ऑल्सो देर इज सडन ऑनसेट ऑफ मानसून. तो वो क्यों होता है, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन. सो अगैन हमें और थ्योरीज की ज़रूरत है, राइट. सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिन. Then there is Kuteshwaran theory of Tibetan plateau heating, right? What is this theory? Kuteshwaran theory. What does this say? So according to Kuteshwaran, what happens कि this is Tibetan plateau. These are Himalayas. These are North Indian plains. This is peninsula. And this is your Indian Ocean, Arabian Sea. This is Mascarene. High pressure along the Madagascar region in the Africa. So what happens during summers? During summers what happens कि ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है, because of its position, why? Because of its position and elevation of Tibetan plateau is such that कि during summers it gets heated up, right? And यहाँ पे excessive heating की वजह से on the surface there are low pressures developed. On the surface there are low pressures developed, right? So what will happen अगर हम upper tropospheric climate atmospheric condition देखें, so अगर surface पे low pressure है, so obviously in the upper troposphere there will be high pressure, right? And here this high pressure in the upper troposphere, it actually couples with the low pressure. It actually couples with the low pressure in the upper troposphere of the Mascarene high. So Mascarene high pressure that is at the surface, तो इसके upper troposphere में there will be low pressure. So this high pressure couples with this low pressure above the Mascarene high, right? And what happens, यहाँ से tropical easterly jet streams they flow, right? And what happens, they actually impact the Indian monsoon, tropical easterly jet streams, right? What happens now, this high pressure, this tropical easterly jet stream is moving. What will happen, it will provide additional push. Now what happens, now this is Indian peninsula, this is Mascarene high pressure, right? And we know that Tibetan low pressure से upper troposphere में what happens, this tropical easterly jet streams are coming over here, and we know that these southwesterly winds are actually moving towards Indian peninsula. So what will happen, because of this coupling of this high pressure over in the upper troposphere at the Tibetan plateau and the low pressure above in the upper troposphere at this Mascarene high will actually couple, and this will provide additional push. It will provide additional push to this southwestern monsoon. Southwest monsoon winds ko it provides additional push, right? And that strengthens Indian monsoon. That actually strengthens Indian monsoon. So this is the Kuteshwaran theory, right? Kuteshwaran theory थी ये, which talks about upper tropospheric conditions. It talks about upper tropospheric conditions and how they are influencing Indian monsoon, right? So sometimes when the Tibetan plateau
उसकी हीटिंग कम हुई, बिकॉज मान लो ज़्यादा बारिश हो गई तो तिब्बतन प्लेट्यू की हीटिंग कम हुई, हीटिंग कम होगी, सो ऑब्वियसली अगेन इंडियन मानसून कैन बी इम्पैक्टेड, Indian monsoon can be impacted, so there can be less rainfall in the Indian subcontinent, right? So Tibetan plateau की heating किस तरीके से हो रही है, that will also impact the Indian monsoon according to Koteswaran theory. And this tropical easterly jet streams, these tropical easterly jet streams, while they move, right, so they carry low pressure depressions, they carry low pressure depressions फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम बे ऑफ बंगाल रीजन ये लो प्रेशर डिप्रेशंस को कैरी करती हैं. एंड दीज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स दे ट्राई टू मूव एंड दे ट्राई टू फ्लो ओवर दिस मानसून ट्रफ, right? So monsoon trough is actually the position of ITCZ, right, and the regional low pressure. So ये उसके ऊपर flow करती है, right, and then these low pressure depressions are carried along with these tropical easterly jet streams, and then we find that there are rainfalls in the Ganga plain region, right? So इन regions में हमको because of moving low pressure depressions की वजह से हमें बारिश देखने को मिलती है in the monsoon season. So tropical easterly jet streams, they play a very important role in Indian monsoons, right? So this you can actually talk about ki how the origin of Indian monsoon is being impacted. You have given thermal concept, you have given modified trade winds, pressure belt ki shifting wala idea, then you have also talked about heating of Tibetan low pressure and its impact on the Indian monsoon, right? Now you have to talk about the distribution of Indian monsoon. What are the factors which affect the distribution of Indian monsoon? So factors maybe we can talk about, there are certain factors. One is topography. Topography कैसी है, यानी कि relief कैसी है, right? If an area has higher elevation, so obviously there will be good rainfall. If you talk about the regions of Western Ghats, right, the northern these Eastern Himalayas, so these are the regions which have high elevations, so obviously there would be more rainfall. So if I draw the map of India, right, so you know how the rainfall is distributed. These are the regions which receive very high rainfall, right? So these are the regions which receive very high rainfall. Why they receive very high rainfall? Because of the topography. Because of the relief. Now these are the Western Ghats. So Western Ghats का जो western margin है, that is windward side. So windward side it actually receives very high rainfall because of higher elevation. So we know higher elevation से क्या होता है? When there is higher elevation, so obviously the rain bearing winds, when they come, they are forced to uplift. When they are forced to uplift, obviously condensation jaldi hoga, condensation will happen at a very fast pace, and then rainfall will occur. So because of this rainfall occurs. So इस region में, यहाँ मेघालय मौसिनराम region में सबसे ज़्यादा rainfall होती है. These are the wettest places on earth. So why? तो यहाँ पर topography इस तरीके की है कि funneling effect हमें देखने को मिलता है. जो भी winds आती हैं from the Bay of Bengal branch of monsoon. So this is Bay of Bengal branch. So it gets trapped in this region because of the topography, because of the mountains, right? And because of the funneling effect, we see that there are excessive rainfall. Then this region, particularly the Eastern Himalayas, Arunachal and Purvanchal hills, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है because of the elevation. Again, the mountains are there, orographic rainfall, we see that there are rainfall. Then next in number we have these regions, the Terai regions, right? These lower Ganga plains or eastern Ganga plains, these regions, they receive good amount of rainfall. Now why they receive good amount of rainfall? Because
low pressure depressions, they are actually moving because of the tropical easterly jet streams. And also यहाँ पर आपको तेराई रीजन में दे लाई एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक हिमालयस, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक हिमालयस. सो यहाँ पर इसलिए बारिश होती है बट वेरी हाई नहीं होती, क्योंकि अगेन देर इज इंक्रीज्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सी. सो व्हेन देर इज more distance from the sea, then obviously the winds will have less moisture. So यहाँ पे बारिश तो होती है बट उतनी नहीं होती है, राइट. सो इस तरीके से यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ एंड show that how topography is impacting the rainfall in India. So we know that there are regions like Ladakh Plateau, it receives minimal rainfall. Why it receives minimal rainfall? There is elevation. Despite that, एक तो its distance from the sea is large. So one reason is that. Other is कि यहाँ पे windward effect लग जाता है, leeward effect पे leeward side पे लाई करता है. So leeward side में वैसे भी बारिश नहीं होती. So this अगर हम किसी भी माउंटेन का ये वाला एरिया देखें जहाँ पे बारिश हो रही है, where winds are being uplifted, so ये windward side है. So यहाँ बारिश होगी, but this is the leeward side. So यहाँ पर बारिश नहीं होती है, राइट. देन अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देखते हो, सो वेस्टर्न पार्ट, दिस पार्ट, यहाँ भी बारिश नहीं होती. क्यों? बिकॉज देर इज एब्सेंस ऑफ रिलीफ. यहाँ रिलीफ नहीं है, रिलीफ नहीं है. सो ऑब्वियसली देयर विल बी नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द विंड. सो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, विंड्स विल नॉट अपलिफ्ट, कंडेंसेशन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी. सो यहाँ एब्सेंस ऑफ रिलीफ की वजह से बारिश नहीं होती है, राइट. सो you can talk about the reasons. Topography is one such, right. उसके अलावा one reason is distance from the sea, spatial distance from the sea. So जैसे जैसे समुद्र से आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, यानी कि आप इंटीरियर में जाते हो. सो जैसे जैसे आप इस एरिया में देखोगे अगर, सो दिस इज इंटीरियर ऑफ द पेनिनसुला एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो दीज रीजन्स विल रिसीव लेस रेनफॉल. These regions will receive less rainfall again. So that is the distance from the sea. Ladakh region receiving less rainfall, distance from the sea. So what happens when distance from the sea increases? Obviously the winds कैरिंग मॉइस्चर, उन्होंने अपना मॉइस्चर पहले ही यहाँ पर ही बारिश कर दी होगी. सो मॉइस्चर की कमी है अब, एंड फ्रॉम द सी दे एक्चुअली पिकअप मॉइस्चर. सो अब डिस्टेंस जितना सी से दूर होगा, विंड्स में मॉइस्चर की कमी होगी, तो ड्राई विंड्स थोड़ी ना बारिश करेंगी. सो दैट बिकम्स रीजन कि रेनफॉल लद्दाख रीजन में आपको उतना नहीं मिलेगा, राइट. सो टोपोग्राफी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है. उसके अलावा देर आर सर्टन अदर रीजन्स ऑल्सो. सो वन इज योर, we have talked about the tropical easterly jet streams. So these jet streams, while they have coupled with the low pressure, upper tropospheric low pressure above the Mescaline high, they have coupled with that. So while they are moving towards that Mescaline high pressure, what happens? They move over Bay of Bengal and they flow over the monsoon trough. So monsoon trough is actually the ITCZ and the regional low pressure. So ये उसके ऊपर flow करती है. and ये जो monsoon trough है, it is not stationary. ये monsoon trough stationary नहीं है. It migrates northward and southward. सो माइग्रेट करता है नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, एंड जहाँ पर मॉनसून ट्रफ होगा वहाँ पर ऑब्वियसली लो प्रेशर डिप्रेशंस विल बी कैरिड बाय द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, और वहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल होगी, राइट. सो मॉनसून ट्रफ के स्टेशनरी ना होने की वजह से भी जो है हमें ये वेरिएशन देखने को मिलता है कि कभी मॉनसून में ब्रेक आ जाएगा, नई बारिश होगी, राइट. सो दैट अगेन अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ इन स्पेस, राइट. सो वन रीजन इज दैट. Then what can be the other reason for variation for spatial variation and temporal variation? So अगर हम temporal variation, spatial variation की बात करें, और क्या reasons हैं distribution के? So यिन ने अपनी jet stream theory दी थी. So jet stream theory क्या कहती है? According to this jet stream theory, यहाँ पर जो पामर नॉट वाला एरिया है,
this Pamir Knot region. So it actually deflects the subtropical westerly jet streams. These are the jet streams, right? So इनकी एक branch जो है that is established over this region and one branch is above this Pamir Knot region, right? And what happens because of this subtropical westerly jet streams का जो southern margin है that is established over the Himalayan region. So what happens, इसकी वजह से high pressure conditions prevail over the Himalayan region, prevail over the Indian subcontinent, right? So high pressure conditions होंगी तो obviously these southwest monsoon winds, they cannot progress because winds तो high pressure से low pressure की तरफ move करते हैं, यहाँ पर high pressure conditions है तो obviously ये winds जो है आगे progress नहीं कर पाएंगी, right? So what happens with time, ये जो आपकी southern branch है subtropical westerly jet stream की, it migrates northward. क्यों माइग्रेट करती है नॉर्थवर्ड? सो विद टाइम ये जो सदर्न सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इट माइग्रेट्स नॉर्थवर्ड, राइट? व्हेन इट माइग्रेट्स नॉर्थवर्ड, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे प्रेशर बेल्ट्स माइग्रेट कर रही है नॉर्थवर्ड्स, प्रेशर बेल्ट्स आर माइग्रेटिंग नॉर्थवर्ड. Because of the sun's movement. So when pressure belts migrate, so south subtropical westerly jet streams भी migrate करेंगी northward. So ये जो high pressure था that was induced over the Himalayan region, that actually collapses, right? Low pressures develop होते हैं, Tibetan plateau low pressure develop हो जाते हैं, and then these southwest monsoon winds, they actually progresses towards the Indian subcontinent. So that is the reason why we see that there is sudden onset, एकदम से monsoon आ जाता है. Then also we see कि monsoons में breaks are there, हमें 4 महीने लगातार बारिश देखने को नहीं मिलती है, right? So there is intra seasonal variations in monsoon. So why this happens? This happens because these jet streams, we know that jet streams have meandering nature. These jet streams have meandering nature, and because of their meandering nature, sometimes ये जो subtropical westerly jet stream है, these subtropical westerly jet streams, they re-establishes them for a smaller period of time, re-establishes them over the Himalayan region. So when they re-establishes them over the Himalayan region, again high pressures develop, and so we see that there are breaks in monsoon. But then as soon as the subtropical westerly jet streams again migrate, right, then we see that there are rainfalls. So this is also the reason we see intra-annual, intra-seasonal variations are there. उसके अलावा भी there are factors which actually influence. You talk about the Madan-Julian oscillations. उससे पहले we'll talk about the meteorological teleconnections, how they impact the monsoons in India. So what happens? What are meteorological teleconnections first of all? Meteorological teleconnections are actually how the weather conditions in one part of the earth affects weather conditions in other parts of the world. These are what? These are meteorological teleconnections, right? So El Nino, La Nina, El Nino southern oscillations, right? They are all meteorological teleconnections. So यहाँ पर अंटार्कटिका में टेम्परेचर कैसा है, that can influence the weather conditions in tropics.
पैसिफिक ओशंस में टेम्परेचर कैसा है, दैट कैन इन्फ्लुएंस कंडीशंस इन द इंडियन ओशन. अटलांटिक ओशन में टेम्परेचर कैसा है, हाउ देन इट कैन अफेक्ट मानसून्स इन इंडिया. सो दीज आर व्हाट, दीज आर मीटियोलॉजिकल टेली कनेक्शन. सो मीटियोलॉजिकल टेली कनेक्शंस में वी हैव दिस एल नीनो, वी हैव दिस ला नीना, right? We have ENSO. So what are this? If we talk about El Nino, so El Nino की अगर हम बात करें, so this is your Peruvian coast. ये साउथ अमेरिका है. This is ऑस्ट्रेलिया. सो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड विंड्स आर एक्चुअली फ्लोइंग इन दिस रीजन. दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा, दीज ट्रेड विंड्स आर ब्लोइंग एंड व्हाट विल हैपन, दीज ट्रेड विंड्स एक्चुअली डिस्प्लेस वाटर फ्रॉम द पेरुवियन कोस्ट टुवर्ड्स दिस ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, राइट, टुवर्ड्स दिस रीजन. सो यहाँ पर वेस्ट पैसिफिक रीजन में पानी, वार्म वाटर एक्यूमुलेट्स हियर बिकॉज दैट इज कैरिड बाय द ट्रेड विंड्स. एंड यहाँ से अगर पानी ट्रेड विंड्स लेकर के जा रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पानी कम हो गया. सो कोल्ड वाटर फ्रॉम डीप लेयर्स, सो दैट कोल्ड वाटर फ्रॉम डीप लेयर्स दैट शोज अपवेलिंग. सो यहाँ पे क्या होगा, अपवेलिंग होती है. अपवेलिंग की वजह से इस रीजन में हाई प्रेशर डेवलप होगा एट सरफेस. यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा क्योंकि बिकॉज देयर आर वार्म वाटर. सो क्या होता है, विंड्स एक्चुअली दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट? So what will happen? यहाँ से winds they will be moving from high pressure to low pressure. So low pressure पे winds are moving and then moving after that they rise and high pressure में winds are converging, right? So this is how it happens. Also यहाँ से winds rise कर रहे हैं. So again यहाँ पे masculine high pressure है in the Indian Ocean. Indian Ocean में there is masculine high pressure. So यहाँ पर ये कपल कर लेता है इसके साथ एंड देन इस तरीके से वॉकर सेल बन जाता है. दिस इज दिस वॉकर सेल, राइट? सो ये नॉर्मल कंडीशंस है. बट अगर एंड सडन ऑसिलेशंस आर एक्चुअली व्हाट, ये हम सी सरफेस टेम्परेचर कंडीशंस की बात कर रहे हैं. ये हमने यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, दीज आर सी सरफेस टेम्परेचर कंडीशंस. इन सदर्न ऑसिलेशंस हम एयर प्रेशर की कंडीशंस देखते हैं. तो सदर्न ऑसिलेशंस में हम दो जगह की एयर प्रेशर कंडीशंस लेते हैं, डार्विन इन ऑस्ट्रेलिया एंड ताहिती, राइट? ये दो जगहों पर एयर प्रेशर कंडीशंस लेते हैं एंड देन वी टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू, ताहिती एंड डार्विन. एंड इफ द प्रेशर डिफरेंस इज positive, so that is the positive southern oscillation and it actually coincides with the El Nino. It coincides with the El Nino, right? So El Nino southern oscillation, that's why we call it ENSO, right? So positive cycle of the southern oscillation is it coincides with this El Nino, right? So ENSO. Now what happens, what is El Nino? So El Nino क्या है कि when these trade winds which are moving in this region, so trade winds they weaken. When the trade winds are weakening, so what will happen? ये जो पानी इकट्ठा हो रहा था on the western Pacific Ocean, that will not happen. पानी या तो कम इकट्ठा होगा या फिर नहीं होगा, right? तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशंस जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगी. so किस तरीके की कंडीशंस डेवलप होंगी? तो यहाँ पर अब अपवेलिंग नहीं होगी. अपवेलिंग नहीं होगी तो कोल्ड वाटर्स होंगे. सो ये जो वॉकर सेल है, यहाँ अपवेलिंग नहीं होगी तो कोल्ड वाटर्स होंगे. अभी तो यहाँ पर भी वार्म वाटर होंगे बिकॉज देयर इज नो अपवेलिंग. सो यहाँ वार्म वाटर है और यहाँ पर वार्म वाटर इकट्ठा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर उतना लो प्रेशर डेवलप नहीं होगा, राइट? उतना लो प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो ये जो वॉकर सेल है दैट वीकेंड्स. इन एल नीनो ईयर द वॉकर सेल weakens or reverses. Why? Because the trade winds जो है they weakens. Now exact reason as to why these trade winds are weakening, that is not known, but these trade winds weaken. So what will happen? ये वॉकर सेल वीक हो जाएगा. वॉकर सेल वीक हो जाएगा so obviously यहाँ पर
ये जो हाई प्रेशर है एंड दिस विल बी ऑल्सो इम्पैक्टेड. जो इंडियन ओशन का कॉम्पोनेंट है वॉकर सेल का, दैट विल बी ऑल्सो वीकनिंग. सो ये भी वीक होगा, राइट, ये भी वीक होगा. सो वी नो यहाँ पर जो मैसेक्रीन हाई प्रेशर है, इट एक्चुअली एड्स मॉनसून, इट एक्चुअली पुश जो है साउथ वेस्ट मॉनसून का, ये उसको स्ट्रेंथन करता है. एंड नाउ व्हेन दिस हाई प्रेशर इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, तो ऑब्वियसली क्या क्या इम्पैक्ट होगा. एक तो जो हमारा अपर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशंस है, हमने बात किया था स्टार्टिंग में, अपर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशंस जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कपल करती है, वो वीक होंगी, राइट. उसके अलावा ये हाई प्रेशर वीक होगा. सो ऑब्वियसली द पुश टू द southwest monsoon winds, that will also weaken. So what will happen? There will be deficient rainfall in the Indian subcontinent, and that is the El Nino year, right? So when we have deficient rainfall, and in La Nina year what happens? La Nina में उल्टा हो जाता है. These trade winds, they actually strengthen. These trade winds, they strengthen. And when trade winds strengthen, more and more warm water is being displaced and collected towards the western Pacific Ocean, right. तो वहाँ पर और ज़्यादा लो प्रेशर जो है that will be more strengthened. So Walker cell भी strengthen होता है, Walker cell strengthens, right. And as a result what we see that there is above normal rainfalls in India. So that is the La Nina year. So that is also impacting the Indian monsoon, right. And what is the change seen here? That this ENSO, El Nino Southern Oscillation, ये पहले 5-6-7 साल में होता था, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है that has reduced, टाइम इंटरवल कम हो गया है. 2 से 3 से 4 साल में जल्दी हमें एल नीनो ला नीना ये देखने को मिल रहा है. सो दैट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर द इंडियन इकोनॉमी, फॉर द इंडियन मॉनसून, फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर. ये जो है कंडीशंस आर नॉट गुड. उसके अलावा भी देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक इंडियन ओशन डायपोल. सो इंडियन ओशन डायपोल क्या है? Indian Ocean dipole is actually when there are sea surface temperature differences. Surface temperature of Western Indian Ocean and Eastern Indian Oceans. इसमें डिफरेंस होता है, राइट. When Western Indian Oceans are more warmer, right, then we say that we have a positive IOD, right, because we are actually subtracting sea surface temperature of Western Indian Ocean minus sea surface temperature of Eastern Indian Ocean region, right. So when this is positive, we say we have positive IOD, and when we have positive IOD, then there are above normal rainfall in India. Why? Because we have seen that this is your masculine high pressure, right, and these are your monsoon winds which are actually moving like this. So when this Western Indian Ocean is warmer, so warmer Indian Ocean होगा Western Indian Ocean, so these monsoon winds will pick up more moisture. Monsoon winds will pick up more moisture, and when they will have more moisture, obviously they will cause more rainfall in India, right. So positive IOD is actually beneficial for Indian monsoon. And even अगर El Nino year है यानी कि बारिश कम होगी, right, there will be less rainfall, deficient rainfall होती है. But El Nino year, if it coincides with positive IOD, Indian Ocean dipole, then the rainfall will be normal in India.
राइट. सो ये भी देखने को मिलता है कि नॉर्मल रेनफॉल क्यों हो डिस्पाइट एल नीनो ईयर, राइट. देन Madden Julian oscillations, they also affect the distribution of rainfall. Now what is this Madden Julian oscillations, MJO? MJO are basically these thermal convection cells. These are thermal convection cells like the Walker cell. जैसे Walker cell है, now that Walker cell is permanent and fixed, right, between the Pacific Ocean, Western and Eastern Pacific Ocean, and the Indian Ocean region. That is fixed thermal convection currents. But these are the cells which are not fixed. These are temporary. These are not fixed, and these are east-west migrating. East-west migrate करते हैं, thermal convection cells हैं, right? So what will happen? Now this is their ascending limb and this is their descending limb, right? So जहाँ पर भी इनका ascending limb होगा, their low pressures will be developed at the surface. Ascending limb होगा जहाँ पर भी MJO का, and जहाँ पर भी MJO का ascending limb होगा, it will actually cause more rainfall. And जहाँ पर भी MJO का descending limb होगा, so it will induce high pressure conditions, right, and that will cause monsoon breaks. So that will cause monsoon breaks, right. So 2020 में जो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन था, वहाँ पर इट वॉज फाइंड दैट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ MJO वॉज देयर. सो वहाँ पर मॉनसून जो है दैट वॉज लेस कंपैरेटिवली, इट वॉज नॉट दैट हाई. एंड इफ वी टॉक अबाउट कि असम में फ्लड्स आए थे, तो असम में देयर वॉज दिस असेंडिंग लिम्ब ऑफ MJO. सो दैट एक्चुअली कॉज्ड strengthening of the low pressure and it caused more rainfall in Assam, right. So it actually also impacts the distribution of rainfall कि MP region, central India region में कम बारिश है, Assam region में floods आ रहे हैं, right. So that is how MJO impacts. So यहाँ पे meteorological teleconnections में क्या क्या है, El Nino है, La Nina है, right. They are impacting the conditions of Indian monsoon. Indian Ocean dipole है, right. So these are the factors which actually affect the distribution of monsoon. Now obviously you don't have to explain everything in the paper. You will have to give passing references as to what is, how topography impacts. Give 2-3 lines, draw a map, show rainfall map का आप diagram बनाओ, map बनाओ और उसमें दिखाओ कि कैसे there are areas which receive very high rainfall, then there are areas which receive deficient rainfall. So topography का impact हो गया यहाँ पर, right. Then MJO के बारे में आपने बता दिया, example दे दिया असम फ्लड का, right. यिन की jet stream theory बता दी, and then you have also mentioned that diagram where we have talked about कि यहाँ पामिर नॉट है. So again यहाँ से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की सदर्न ब्रांच जो है वो एक यहाँ पर है, so नहीं है. This monsoon is here. And if we show it in another diagram, so यहाँ पे आपको ये दोनों डायग्राम बना के दिखाने पड़ेंगे, right. This is your Pamir Knot region and now this is subtropical westerly jet stream. It is above the Indian Himalayas. So we see that these monsoon winds are progressing towards the Indian subcontinent. So ये दोनों डायग्राम्स आपको यहाँ पे बना के दिखाने पड़ेंगे, राइट. देन मीटरोलॉजिकल टेलीकनेक्शंस की बात करें, सो आप यहाँ पे एल नीनो, ला नीना, एल नीनो के बारे में बात कर दो, राइट. इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बात कर दो, दैट विल बी सफिशिएंट, राइट. And then lastly you will also talk about climate change, how climate change is actually increasing. Climate change is increasing the variability of monsoons and then it is making it all the more complex, right. So this is a case study कि IMD ने इस साल अनाउंस किया था 2021 में कि जो लास्ट मंथ है ओवरऑल रेनफॉल जो होगी दैट विल बी अबव नॉर्मल, right. The overall rainfall in India would be above normal as 2021 is a La Nina year. It is a La Nina year and we have discussed that in La Nina year there is above normal rainfall, right. So IMD also announced that there will be overall rainfall जो होगी वो comfortably above normal होगी. But despite that we have seen this enigma like condition कि drought situation is prevailing,
नाउ अबव नॉर्मल रेनफॉल उसके बाद ड्राउट कंडीशन क्यों है? We have seen that farmers across 10 states and union territories, they are battling drought-like conditions despite normal rains. Despite normal and above normal rains, almost 90%, 90% of the districts, they have remained drier than usual. In the Kharif crop season is underway. So agricultural drought की condition is prevailing, right? Despite we have seen that there are normal rainfall, above normal rainfall. तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हमने डिस्कस किया अभी स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस, राइट? सो टेम्पोरल वेरिएशंस दे आर इंक्रीजिंग. मॉनसून ब्रेक्स जो हैं दे आर एक्सटेंडिंग. ज़्यादा समय तक बारिश नहीं हो रही है, राइट? एंड देन वेन एवर देर इज रेनफॉल इट इज़ मोर इरेटिक. रेनफॉल इज बिकमिंग मोर इरेटिक. सडन डाउनपोर के फॉर्म में रेनफॉल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डेज. इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? एंड दीज ब्रेक्स आर इंक्रीजिंग. सो अगर खारिफ सीजन है एंड मॉनसून ब्रेक पूरा लंबा खिंच गया तो obviously it will impact sowing of kharif crops, and kharif crops they actually need water at the time of sowing, like rice. So it will impact its growth, it will impact agriculture. So यहाँ agriculture drought like condition होगी, right? So that is the condition. So that the variability is increasing. If you see this cumulative rainfall, जो red areas हैं they have shown these are the deficient areas. बाकी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री यू सी दैट नॉर्मल एक्सेस या लार्ज एक्सेस वाले रीजन में ही आता है. जून से सितंबर तक का ये क्यूमुलेटिव रेनफॉल का मैप है. सो डिस्पाइट अदर देन दीज रेड एरियाज ऑल द एरियाज आर शोइंग नॉर्मल रेनफॉल. बट इफ़ यू सी द एरिडिटी एनॉमली आउटलुक इंडेक्स, ये एरिडिटी एनॉमली आउटलुक इंडेक्स के हिसाब से आप ये देख सकते हो ये जो ग्रे एरियाज हैं दीज आर द एरिड एरियाज. सो मेजरली द एंटायर कंट्री you see green areas are non-arid one, and see you can see only green areas are there in patches which are very small in number, right? So you see that the aridity is very high. So the index shows that districts facing agricultural drought when rainfall and soil moisture are inadequate during the crop growing season. So crop growing season में बारिश नहीं हो रही है, again it will affect the sowing. It will affect the sowing of these agricultural crops, and sowing is the most important time. अगर आप बात करो एग्रीकल्चर क्रॉप्स की सोइंग में, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर द फार्मर्स. अगर सोइंग डिले होती है सो अगेन दैट विल इम्पैक्ट द क्रॉप यील्ड्स. सो ये क्रॉप यील्ड्स को इम्पैक्ट करेगा इफ सोइंग इज डिलेड, राइट? सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर. सो द रीज़न फॉर दिस कि ये क्यों हुआ, वाई दिस हैपेंड, मानसून ब्रेक्स इतना लंबे पीरियड के लिए खारिफ सीजन में एक्सटेंड हो गए, वाई दिस हैपेंड. सो द रीज़न गिवन इज कि जो नंबर ऑफ लो प्रेशर डिप्रेशंस है, द नंबर ऑफ लो प्रेशर डिप्रेशंस वो नॉर्मली ज़्यादा बनते हैं, बट दीज लो प्रेशर डिप्रेशंस दैट वर फॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त दे वर फाउंड टू बी लेस compared to other years. So that is why this breaks they have also extended in number. So you see how much variability is there. Even in La Nina year we are facing agricultural drought like conditions, right? So that you have to talk about. You can also see that how you have to fit in this case study, how you can use these diagrams, these kind of diagrams in your answer. That will actually fetch you 1 or 2 more marks. यहाँ पर आप कोई 60 से 60% मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे easily if you are writing answer like this, right? So in the conclusion you talk about कि how the impact of monsoon is very important, and how the climate change is actually making it all the more complex, right? So this you can like this you can structure your answer. You have to discuss all of these, right? And you have to see how you have to structure your answer, and that you have to take from the question itself. Factors influencing origin हमने एक ये बात कर लिया, and दूसरा factors influeing development of
इंडियन मानसून, दूसरा ये बात कर लिया और इस पर हमने अपना पूरा आंसर को स्ट्रक्चर कर लिया, राइट। थ्योरीज भी यूज़ कर ली, मैप्स भी यूज़ कर लिए, राइट, केस स्टडी भी यूज़ कर ली, एंड इस तरीके से वी कैन प्रोग्रेस। सो कोई भी क्वेश्चन अब इस तरीके का आएगा, वी हैव सीन कि क्वेश्चंस आर मोस्टली रिपीटेड, सो आप इस तरीके से अपनी अप्रोच रखिए, राइट। इस तरीके के जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करने के लिए इस तरीके से किया जा सकता है। Then next question is, monsoon is the pivot upon which the whole economic life of India swing. Comment. So अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें और इसको पढ़ें कि monsoon is the pivot upon which the economic life of India swings. So again it is talking about the impact of monsoon. It is talking about the impact of monsoon. Right, and we know that monsoon का impact की अगर हम बात करें, इम्पैक्ट ऑफ मानसून, सो इट इज़ ऑन, इसका इम्पैक्ट हमें एक तो सोशो इकोनॉमिक सेक्टर पे देखने को मिलता है और एक हमारा फिजिकल एसेट्स या फिर जो नेचुरल एसेट्स हैं उन पर भी देखने को मिलता है। अब ये मानसून या तो हमारी नॉर्मल होगी या फिर अबव नॉर्मल होगी या फिर बिलो नॉर्मल होगी। अब ये तीन अलग अलग सिनारियो का अलग अलग इम्पैक्ट होगा ऑन सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ऑन द फिजिकल एंड द नेचुरल एसेट्स, राइट। सो अगर हम सोशो इकोनॉमिक में बात करें, सो वन इज द सोशल सेक्टर, राइट, वन इज द इकोनॉमिक सेक्टर। सो जब आप इकोनॉमिक सेक्टर की बात करोगे तो आप क्या, इकोनॉमी में क्या क्या आता है? इकोनॉमी में आपका एग्रीकल्चर आता है, इकोनॉमी में आपकी इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग आती है, इकोनॉमी में आपकी सर्विसेज आती हैं, राइट, एनर्जी सेक्टर आता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर आता है, राइट। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आती हैं इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, राइट। देन इकोनॉमी में, और अगर हम सोशल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सोशल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सोशल सेक्टर में यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में हम फार्मर्स की बात कर सकते हैं, राइट। इम्पैक्ट ऑफ पुअर मानसून, तो उससे फार्मर्स सुसाइड बढ़ जाते हैं, तो हम फार्मर्स की बात कर सकते हैं, वुमेन की बात कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन टॉक अबाउट दैट। उसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट, कि कैसे अगर मानसून फेलियर होता है तो गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन, फिजिकल बर्डन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, राइट। देन यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट द consumers, businessmen, traders, exporters, how they are gonna get impacted, कैसे इनको इम्पैक्ट होगा, ये चीज़ें आप ऐसे डिस्कस करेंगे, राइट। एंड देन जब हम फिजिकल एसेट्स की बात करते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एसेट्स, नेचुरल एसेट्स, हाउ दे विल बी इम्पैक्टेड। सो यहाँ पे आप बात करिए कि aridity, that will be impacted, right। अगर if there is less rainfall, aridity will increase, तो यहाँ पे आप मैप बना सकते हैं। then biodiversity hotspots, they will be impacted, right। biodiversity hotspots will be impacted, so flora and fauna, they will be impacted, right। then उसके अलावा सॉइल में अगर कम बारिश होती है तो सॉइल मॉइस्चर में कमी आ जाती है, सॉइल मॉइस्चर में कमी आ जाती है, तो वी सी दैट एग्रीकल्चरल ड्राउट कंडीशंस प्रिवेल, राइट। क्रॉप्स कैन नॉट सर्वाइव, यील्ड में कमी आ जाती है, तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स दे आर इम्पैक्टेड। एक्सेसिव रेनफॉल हो गई तो ऑब्वियसली टॉप सॉइल पे इरोजन हो जाता है, टॉप सॉइल में इरोजन हो जाता है, सो दैट लीड्स टू व्हाट, दैट लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। एंड एरिड एरियाज में क्या है, एरिड एरियाज में प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डेजर्टिफिकेशन,
राइट. उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा वाटर. सो वाटर में आपके सरफेस वाटर्स, हाउ आर दे इम्पैक्टेड. देन ground waters, how are they impacted. So if there is less rainfall, then obviously there will be conditions of hydrological drought can also prevail. फिर उसका impact on aquatic, उसका impact on aquatic ecosystem will also be there. And if the groundwater levels are falling, then what will happen? Water crisis, water stress, राइट. एंड वाटर क्राइसिस, वाटर स्ट्रेस का इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे ऑन पीपल दिखता है, ऑन पीपल, ऑन इकोनॉमी, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री, राइट. एंड ऑल्सो ऑन द ईज ऑफ लिविंग, राइट. सो यू विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस. सो ये क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट में देखें, जब हमने शुरू किया था लेक्चर, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड, राइट. सो यू कैन सी हियर दैट देयर आर क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द ओरिजिन, प्रोग्रेस एंड रिट्रीट ऑफ इंडियन मॉनसून एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. तो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी पूछ रहा है. इसी तरीके से इफ़ यू रीड दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट, राइट. इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून अपॉन इंडियन इकोनॉमी, ओनली द वर्डिंग इज चेंज्ड, राइट. तो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून की ही बात करनी है आपको ऑन इंडियन मॉनसून, ऑन इंडियन इकोनॉमी. सो ऑब्वियसली यहाँ पे इंट्रो आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. एक तरीका है आप डेटा लेकर के शुरू कर सकते हैं, एक तरीका है आप मॉनसून के सीधे सिग्निफिकेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट. सो मॉनसून जो है दैट इफेक्ट्स डिफरेंट सेक्शंस एंड सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, right. And if you talk about the data, so around 15 to 20% of India's GDP is very much dependent on monsoon, right. Agriculture is directly impacted on, is dependent on monsoon. If we talk about conditions in India, agriculture, 50% agriculture in India is rain fed, यानी कि वहाँ इरीगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, राइट. सो ये 50% एरिया किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली दिस 50% एरिया विल डिपेंड अपॉन मानसून. So agriculture and the rural households, the 70% Indians who are in rural areas, they are very much dependent. They are almost entirely dependent on the monsoon, right? 50% agriculture since it is rain fed, right? So and India is a majorly we are agricultural nation, right? So obviously our economy will be impacted if monsoons are impacted, if agriculture is impacted, demands impact होंगी, supply impact होगी, राइट. इनकम लोगों की इम्पैक्ट होगी, गवर्नमेंट का फिजिकल बर्डन जो है दैट विल इंक्रीज. सो देर आर मेनी थिंग्स विच एक्चुअली गवर्न द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड मॉनसून प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो अगर हम बात करें कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सो यहाँ पर नेक्स्ट यू कैन टॉक अबाउट बॉडी में कि सिग्निफिकेंस क्या है मॉनसून का ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, राइट. सो दीज आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. सो इफ यू आर मेंशनिंग इट in your answer, that shows कि हाँ you are talking about कि why this question is asked. This question is asked because it wants you to mention what are the significance of Indian monsoon. So you clearly mention, आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लिया, फ्लो चार्ट बना के आपने यहाँ पे दिखा दिया कि एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन इट. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट 50% रेन फेड है, राइट. 50% रेन फेड है. सो अगैन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मानसून एज 80% of India's rainfall is concentrated in 4 monsoon months. Right? So you'll talk about that. उसके अलावा agriculture sector is one sector. Then energy is another sector. सो जब हम एनर्जी की बात करते हैं, सो अगेन हाइड्रो पावर है. सो 40% जो इंडिया अपनी एनर्जी जनरेट करता है हाइड्रो पावर से करता है. सो अगेन हाइड्रो पावर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. विंड पावर है,
right? So India is what? India is an energy deficient country. We actually import oil, we import natural gas, right? So now India talks about being renewable. India talks about being renewable, right? Being environment friendly. So again, the renewable energy, it also depends upon how these resources, how these natural resources and these this monsoon is behaving, right? Biodiversity will be impacted. So if you talk about the areas of Western Ghats, right? So वहाँ पर कई सारे endemic species मिलती है आपको flora, fauna की, and they are very much important for the from environment point of view. So you must have heard this concept of environment GDP, right? So again यहाँ पर ये उसके लिए भी important है. So biodiversity अच्छी हो, बेहतर हो, right? Species richness ये अच्छी रहे, so that is overall good. देन इकोनॉमिक डिमांड इम्पैक्ट होगी. कैसे? सप्लाई इम्पैक्ट होगी तो प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज विल बी इम्पैक्टेड. प्राइसेस इम्पैक्ट होंगे, देन ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी कैन बाय, सो देयर वुड बी व्हाट? डिमांड सप्लाई मिसमैच वुड बी देयर. सो कैन टॉक अबाउट इकोनॉमिक डिमांड. Then water availability will decline if monsoons are not at par, right? So what will happen? Surface water, that will decline, groundwaters will decline. So cities like Bangalore, they already face water crisis situation. Again, that crisis situation will become more acute, and when the crisis situation will become more acute, obviously it will impact economy, it will impact the IT sector also, it will impact the living standard, the lifestyle, right? So again, the water availability, that is also a very crucial factor. Then export import, they are impacted. If you talk about agriculture, so agricultural yields will decline. When agricultural yields will decline, obviously उसका export decline करेगा, then obviously, and whatever things जैसे कि pulse है, तो pulse की yield में if there is deficit, so obviously consumption के लिए हमें import करना पड़ेगा. हम import करेंगे, export कम कर रहे हैं, import ज़्यादा कर रहे हैं, so current account deficits will increase. करंट अकाउंट डेफिसिट्स विल इंक्रीज, देन ऑब्वियसली जो मनी की वैल्यू है, मनी की वैल्यू डिक्लाइन करेगी, देन ओवरऑल इकोनॉमी विल बी इम्पैक्टेड, राइट? देन इंडस्ट्रीज कैसे इम्पैक्ट होंगी? इंडस्ट्रीज, दे आर मेनी इंडस्ट्रीज विच आर रॉ मटीरियल बेस्ड, राइट? रॉ मटीरियल एग्रीकल्चर से आता है, सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज विल बी इम्पैक्टेड, राइट? Industries which require water for processing, those industries will be impacted, right? So you know how it is important, how monsoon are very how they are very much intertwined with the different sectors of Indian economy. So you will talk about that, right? Then if we talk about कि recent trends क्या हैं, उसके बाद आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि मॉनसून की जो वेरिएबिलिटी है, monsoon variability has increased, right? So यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, right? जैसे कि 2014-15 में मॉनसून डेफिसिट था, सही से बारिश नहीं हुई थी, बिलो नॉर्मल रेनफॉल थी, तो हमें देखने को मिला था कि एग्रीकल्चर जो यील्ड है, एग्रीकल्चर यील्ड, दैट वाज नॉट सफिशिएंट. ऑलमोस्ट अगर आप पल्सेस देख लो, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनकी यील्ड में 50% डेफिसिट था, 50% डेफिसिट, राइट? सो देन इन 2016 देयर वाज नॉर्मल रेनफॉल. इन 2021 देयर वाज ला नीना ईयर, तो रेनफॉल वाज अबव नॉर्मल, बट देन एग्रीकल्चरल ड्राउट लाइक कंडीशंस, हमने अभी बात किया, that prevailed, so that actually impacted the growth of kharif crops. और kharif crops की obviously sowing delay होगी, then again it will impact yield, right? Then you will talk about consequences of poor monsoon. What are the consequences of poor monsoon? You can talk about its impact again on the physical or the natural assets, यहाँ पे आप इम्पैक्ट की बात करेंगे.
and then you will talk about the socio-economic impact, right? So यहाँ पे जब आप economic sectors की बात कर रहे हैं, then obviously you will talk about कि how it will impact different sectors. Agriculture कैसे impact होगा, right? Agriculture कैसे impact होगा? So यहाँ पे आप 2021 की case study दे सकते हैं, जो अभी हमने पिछले question में बात किया था, this case study. So you can talk about the same case study कि it was a normal year but still agricultural drought था, तो what will happen? Sowing of kharif crops was impacted, right? और जब sowing of kharif crop impact होगी, delay होगी, so obviously यहाँ पे crop yield impact होगी, तो फार्मर्स की इनकम डिक्लाइन होगी, तो व्हाट विल हैपन? डिमांड इन द इकोनॉमी विल डिक्लाइन. डिमांड किस तरह से डिक्लाइन होगी? FMCG गुड्स हैं, राइट, अदर कंज्यूमर गुड्स हैं, उनकी डिमांड डिक्लाइन होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, राइट? प्रोडक्शन कम होगा तो कैपिटल एसेट का डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी विल बी इम्पैक्टेड, राइट? एंड देन दिस डिमांड सप्लाई मिसमैच विल बी देयर, एंड देन व्हाट विल हैपन? गवर्नमेंट विल हैव टू इंटरवीन. यहाँ पर फार्म सब्सिडी वगैरह देनी पड़ेगी, फार्मर्स को सब्सिडी देनी पड़ेगी, कोई दूसरा क्रॉप लगाने के लिए सीड सब्सिडी देनी पड़ेगी, सीड्स वगैरह देने पड़ेंगे, राइट? देन गवर्नमेंट बारिश कम होती है तो बारिश कम होगी, ऑब्वियसली इरिगेशन, तो डीजल का यूज़ होता है इरिगेशन में, तो डीजल की सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, एंड दैट सब्सिडी अमाउंट्स टू व्हाट? इट लीड्स टू फिजिकल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट. सो अगेन फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, एंड देन ऑयल का कंजम्पशन हम ज़्यादा कर रहे हैं. व्हेन ऑयल का कंजम्पशन इज मोर, ऑब्वियसली इंडिया इज एनर्जी डेफिसिट, ऑयल डेफिसिट रीजन है, सो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ऑयल, सो हमारा डिपेंडेंस ऑन ऑयल विल इंक्रीज, imports will increase. More imports means what? More current account deficit. Imports of oil, imports of other crops जिनकी yield कम हुई है, जैसे दाल मान लेते हैं, या फिर खारिफ क्रॉप्स है तो उनकी imports बढ़ेगी, एक्सपोर्ट कम होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, एंड देन इट विल इम्पैक्ट इकोनॉमी. सो इस तरीके से आप विशियस साइकिल को दिखा सकते हैं कि हाउ दिस विशियस साइकिल प्रोग्रेसेस, राइट, हाउ इट विल इम्पैक्ट इकोनॉमी. सो यहाँ पे एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट हमने दिखा दिया, राइट? देन एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया. फिर एनर्जी, अगेन जो हमारी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है हाइड्रो पावर से 40% आती है. अब देन अगर सरफेस वाटर में डिस्चार्ज की कमी होगी, ऑब्वियसली आप एनर्जी जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, दैट विल बी इम्पैक्टेड. सो आप एनर्जी की बात करो, राइट? देन इकोनॉमिक डिमांड की हम बात पहले ही कर चुके हैं. कई सारे गुड्स हैं, FMCG गुड्स हैं, इन सब की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. कंज्यूमर गुड्स हैं, उनकी डिमांड कम हो जाएगी. सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पैक्ट. उसके अलावा गवर्नमेंट का बर्डन, फिजिकल बर्डन, सब्सिडी बर्डन, राइट, फार्मर्स को लोन वेवर देना, इस सब की डिमांड बढ़ जाएगी. सो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा. सो यू विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. इंडस्ट्रीज, सो लाइक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, इस टाइप की इंडस्ट्रीज, दे विल बी इम्पैक्टेड, राइट? सो यू टॉक अबाउट एग्रो इंडस्ट्रीज which will be impacted, right? Thermal power production, that is also very much dependent on water, that will also be impacted, right? So you talk about impacts of poor monsoon on different sectors of economy. Then आपने poor monsoon के consequences देख लिए. Then also monsoon can be above normal also. So अगर above normal monsoon है तो उसके positive consequences क्या है? If there is above normal rainfall, so above normal rainfall की condition में क्या होगा?
एक तो डायरेक्ट इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है आपका एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कैसे है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में मॉनसून अच्छा है तो ऑब्वियसली आपके खारिफ क्रॉप्स अच्छे होंगे, यील्ड्स विल बी हाई। व्हेन यील्ड्स विल बी हाई देयर विल बी more income to the farmers and overall it will be beneficial for the economy के लिए beneficial होगा, ये multiplier effect हो गया agriculture, if agriculture is doing good multiplier effect होगा economy पे। कैसे, farmers की income ज़्यादा है, farmers की income अच्छी है तो obviously there would be more demand of FMCG goods, of consumer goods and other goods, fertilizers हो गया, seeds हो गया, right? Farmer will be ready to invest more, investments increase होंगे, demands increase होगी, production increase होगा, right? Government का subsidy burden कम होगा तो obviously less fiscal deficit। अगर less fiscal deficit है so government has more capacity to invest in capital assets, more investments are attracted, so then this economic growth happens, right? So you can talk about this positive impact, then हाई ग्रोथ के आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं कुछ। इनडायरेक्ट अगर हम बात करें, हमने डायरेक्ट इम्पैक्ट्स की बात करी, जस्ट अ सेकेंड, सो हमने डायरेक्ट इम्पैक्ट में एग्रीकल्चर देख लिया। इनडायरेक्टली भी अगर हम देखें सो दीज डिफरेंट सेक्टर्स दे आर इम्पैक्टेड, राइट? इकोनॉमी में व्हेन देयर आर डिमांड सप्लाई मिसमैच नहीं होगा सो इन्फ्लेशन नहीं होगा, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस कम होंगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट। देन अगर हम निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से फ्लड्स होती हैं, राइट? फ्लड्स होंगी, जैसे असम फ्लड्स है, बिहार फ्लड्स हैं, सो ये फ्लड्स दे आर नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, दे कॉज सॉइल इरोजन, दे लीड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, राइट? फ्लोरा फोना ये सब इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है, प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है। सो फ्लड्स, देन अर्बन फ्लड्स यू टॉक अबाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर इससे इम्पैक्ट होता है, सो दैट इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे हमने डिस्कस किया बोथ द पॉजिटिव, मतलब कि व्हेन देयर इज अबव नॉर्मल रेनफॉल एंड व्हेन देयर इज बिलो नॉर्मल रेनफॉल। बिलो नॉर्मल रेनफॉल के तो कोई फ़ायदे है नहीं, ऑब्वियसली इट विल लीड टू डिवास्टेशन, एग्रीकल्चर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, इनडायरेक्टली डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विल बी इम्पैक्टेड। above normal rainfall में भी agriculture will be directly affected, indirectly बाकी sectors भी affect होंगे, more economic growth will be there, but उसका negative impact disasters will increase like flood disaster, urban floods, ये सारी problems होंगी, right? So for that there can be remedial measures like bluing and greening of the cities, bluing and greening of cities, urban floods को कम करने के लिए। सो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं एक बार को पासिंग रेफरेंस में, बट वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दैट। सो यू टॉक्ड अबाउट कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं पुअर मानसून के, देन ऑल्सो टॉक अबाउट गुड मानसून, गुड एंड अबव नॉर्मल मानसून। तो इसके आपने पॉजिटिव और निगेटिव्स दोनों बता दिए, राइट? देन you also conclude it by talking about what can be the efficient utilization of monsoon, right? So efficient utilization के लिए you will talk about watershed development, right? Then several rainwater harvesting, traditionally in several areas it is done, like in Rajasthan Johar system is there, so these kind of systems can be utilized for rainwater harvesting. It can be made mandatory through policy measures के थ्रू हम इसको mandatory भी कर सकते हैं, right? Watershed development,
एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाए, राइट। एरियाज वेयर देर इज लेस रेनफॉल, वहाँ पर आप वाटर गजलिंग क्रॉप्स को ना प्रोड्यूस करें, लाइक राइस का प्रोडक्शन आप वेस्टर्न साइड में ना करें, राइट। सो दैट कैन बी इंश्योर्ड, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं ये क्रॉप्स, राइस, शुगर केन। सो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन के बेसिस पे जो एरियाज रिलेटिवली ड्राई हैं वहाँ पे मिलेट्स का प्रोडक्शन किया जाए, राइट। मिलेट्स की ब्रांडिंग की जाए ताकि उनका कंजम्पशन बढ़े, बिकॉज दीज आर ऑल्सो न्यूट्री सीरियल्स। तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो इंडिया में लोगों को रहती है, दैट कैन ऑल्सो बी डेल्ट विद। सो एग्रो इकोलॉजिकल मेथड बेस्ड एग्रीकल्चर, वाटर शेड डेवलपमेंट के बारे में आप बात कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात कर सकते हैं, एंड देन वाटर कंजर्वेशन जो प्रिंसिपल है इन वाटर यूटिलाइजेशन, दैट शुड बी टॉक्ड अबाउट इन द कंक्लूजन, राइट। सो वी से दैट इंडियन बजट इज अ गैम्बल इन इंडियन मानसून। सो मानसून कैसी होगी उसके हिसाब से बजट भी डिसाइड किया जाता है, राइट। सो इट ऑल्सो इम्पैक्ट द बजट ऑफ इंडिया। सो you talk about that, right, in the conclusion, that we can have watershed development, we can talk about agroecological conditions based agriculture, you can talk about rainwater harvesting, some traditional systems, and conclude your answer on positive note, right. So this can be done. So with this we have discussed, we have covered almost all the questions. आप ये lecture देखिए, उसके बाद आप attempt करने की कोशिश करिए ये सारे questions को, more or less you will be able to cover all the questions, to solve all the questions, right. So cover your static well, right, and try to relate it with the contemporary events, what are happening, क्या चल रहा है। जैसे मानसून है तो अगेन किस IMD की क्या रिपोर्ट आई है, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। जैसे कि ये लास्ट में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, सो दिस इज़ द केस स्टडी ऑफ 2021, राइट। सो यू टॉक अबाउट कि इवन इन अबव नॉर्मल कंडीशंस, अबव नॉर्मल रेनफॉल, एग्रीकल्चरल ड्राउट हमको देखने को मिलता है। सो अगैन मानसून की वेरिएबिलिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर, राइट, एंड that is also there, that affects agriculture and Indian economy in a way which is not even expected, right. When above normal is expected rainfall, obviously economy will be boosted, but then 90% of the districts are facing agricultural drought, so agricultural economy will be negatively impacted. So you talk about this. सो इस तरीके के कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को आपको रिलेट करना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स, यू हैव टू सर्च फॉर सम ऑफ द केस स्टडीज, राइट। सो दिस वे इट विल डू, राइट। सो दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।